Hello and welcome to Educational Point YouTube channel. This is Rohit and today we are going to study further in Newton law of motion. ठीक है, पिछले लेक्चर में हमने देखा था फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन. ठीक है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या होता है? फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन हमने देखा था. फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या होता है कि तब तक कोई बॉडी मूव नहीं करेगी. ठीक है, तब तक कोई बॉडी मूव नहीं करेगी जब तक हम लोग उस पर फोर्स नहीं लगाएंगे, और तब तक रेस्ट में भी नहीं आएगी अगर मूव कर रही होगी. मान लो कि ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये रेस्ट में है, इसका v अभी 0 है, मींस रेस्ट में है, तब तक ये मूव नहीं करेगी जब तक हम लोग इस पे फोर्स नहीं लगाए कोई. ठीक है, और ये मान लो कि कोई वेलोसिटी v इज इक्वल टू समथिंग x से मूव कर रही थी. ठीक है, इधर मूव कर रही थी, तो तब तक नहीं रुकेगी ना जब तक हम लोग इधर से इसको फोर्स लगा के रोक नहीं देते हैं. ठीक है, यही होता है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन. ठीक है, सिंपल भाषा में अगर समझे तो. ठीक है, अगर अभी तक पिछले लेक्चर को नहीं देखा है तो प्लीज जाके चैनल को विजिट करो, वहां पे प्लेलिस्ट बना होगा. ठीक है, वहां पे जाके देखो न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन. ठीक है, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करो चैनल को और लाइक करो वीडियो को. ठीक है, शेयर करो उन स्टूडेंट तक जिनको इनकी सख्त जरूरत है. ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं विदाउट टाइम वेस्ट किए हुए. ठीक है, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन. हमने मोमेंटम भी पढ़ा था कि मोमेंटम क्या होता है. मोमेंटम को हम लोग p से डिनोट करते थे. ठीक है, अगर कोई बॉडी है जिसके पास मास m है, अगर किसी वेलोसिटी v से अगर मूव कर रहा है तो जितना वेलोसिटी होगा और मास होगा उसी के प्रोडक्ट को हम लोग बोल देंगे मोमेंटम इसके पास है. ठीक है, तो मोमेंटम समझ में आ गया है कि क्या है. ठीक है, अब हम लोग देखते हैं सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकेंड लॉ. ठीक है, तो हेडिंग ले लेते हैं न्यूटन सेकेंड लॉ. ऑफ मोशन. सेकेंड लॉ क्या है? पहले इसका डेफिनेशन हम लोग लिखते हैं कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम. मोमेंटम मैंने पहले पढ़ाया है. The rate of change of momentum is directly proportional to force applied on that object. ठीक है, तो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स अप्लाइड ऑन दैट ऑब्जेक्ट. ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि अगर किसी बॉडी पे जिसका मास m है, अगर इस बॉडी पे अगर फोर्स लग रहा होगा, ठीक है, अगर मान लो इस बॉडी पे हम लोग फोर्स F लगा रहे हैं, ठीक है, तो अगर इस बॉडी पे फोर्स लग रहा होगा तो मींस इसका रिजल्ट क्या होगा फोर्स लगने का कि इसके मोमेंटम में चेंज होगा. ठीक है, मोमेंटम में चेंज होने का मतलब क्या है कि इसका वेलोसिटी में चेंज होगा, क्योंकि मास तो इसका कांस्टेंट रहेगा. मास वेरी भी कर सकता है, तुमने तो पढ़ा होगा कि मास कांस्टेंट होता है. ठीक है, लेकिन वेरी कैसे करता है मैं बता रहा हूं कि कैसे वेरी करता है. ठीक है, वो तुमको उतना जानने की जरूरत नहीं है, बस अभी यहाँ पे इतना जानो कि मास कांस्टेंट, लेकिन फिर भी बता दूंगा कि मास वेरी भी कैसे हो सकता है. ठीक है, तो मान लो कि इस पे अगर हम लोग फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, और इसके पास मास m है. अब पहले मान लो कि v1 वेलोसिटी से मूव कर रहा था, ठीक है, तो इसके पास मोमेंटम कितना था? mv1. ठीक है, तो फोर्स अगर लगेगा तो मोमेंटम में चेंज होगा. क्या बोल रहा है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स, मतलब फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इसके मोमेंटम में चेंज. तो पहले कुछ मान लो कि मास इस पे v1 वेलोसिटी था, तो अगर मास इस पे अगर कोई v2 वेलोसिटी हो जाएगा तो इसका मोमेंटम कितना हो जाएगा? mv2. ठीक है, तो यहाँ पे तो mv1 था, पहले कुछ और मोमेंटम था, बाद में कुछ और मोमेंटम हो गया, तो मोमेंटम में चेंज तो आया ना, मोमेंटम में यहाँ पे चेंज आया. ठीक है, फोर्स अगर अप्लाई करेंगे तो. ठीक है, तो अगर फोर्स अप्लाई होगा तो इसके मोमेंटम में चेंज होगा. बिना फोर्स मोमेंटम में चेंज हो नहीं सकता है. ठीक है, यही सेकेंड लॉ बोलता है. ठीक है, सेकेंड लॉ क्या बोलता है कि फोर्स अगर अप्लाइड होगा किसी भी ऑब्जेक्ट पे तो उसके मोमेंटम में भी चेंज होगा. ठीक है,
मोमेंटम में चेंज होगा, अगर बॉडी का मास कांस्टेंट होगा तो वेलोसिटी में बस चेंज होगा, ठीक है। अगर वेलोसिटी में चेंज होगा तो उसके पास एक्सेलरेशन होगा, वेलोसिटी चेंज होगा विथ रेस्पेक्ट टू टाइम तो क्या होगा, एक्सेलरेशन होगा उसके पास, क्योंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम इज एक्सेलरेशन। ये समझ में आएगा तुमको अगर मैथमेटिकल में यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन दूंगा किसी भी इसका, ये सेकंड लॉ ऑफ मोशन का हम लोग अगर मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे तब समझ में आएगा कि एक्सेलरेशन कैसे होगा, ठीक है। तो सेकंड लॉ समझ में आ गया होगा कि अगर कोई फोर्स लगेगा किसी भी ऑब्जेक्ट पे तो उसके मोमेंटम में चेंज आएगा, ठीक है। पहले कुछ और मोमेंटम था, फिर बाद में कुछ और हो गया, फिर बाद में कुछ और हो गया, कंटिन्यूअसली फोर्स में लगाते गया, कंटिन्यूअसली मोमेंटम भी चेंज होते गया, ठीक है। अगर बॉडी का मास कांस्टेंट है तो वेलोसिटी में चेंज होता गया टाइम के रेस्पेक्ट में, ठीक है। तो वही बोल रहा है न्यूटन सेकंड लॉ कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स अप्लाइड ऑन दैट ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो एक्सेलरेशन कैसे आता है किसी भी ऑब्जेक्ट में हमने सेकंड लॉ से देख लिया, ठीक है। वेलोसिटी में चेंज कैसे आता है किसी भी ऑब्जेक्ट में हमने सेकंड लॉ से देख लिया कि वेलोसिटी में चेंज तभी आता है किसी भी ऑब्जेक्ट में जब हम लोग फोर्स अप्लाई करते हैं, ठीक है। वेलोसिटी में चेंज आने का मतलब कि मतलब कम से ज्यादा भी हो सकता है और ज्यादा से कम भी हो सकता है। अगर कम से ज्यादा होगा तो हम लोग फोर्स लगा के गाड़ी को स्पीड अप कर रहे हैं, ठीक है। और ज्यादा से कम होगा तो हम लोग ब्रेक लगा रहे हैं, मतलब फोर्स लगा के गाड़ी को रोक रहे हैं, तो ज्यादा वेलोसिटी से कम वेलोसिटी होगा, मतलब ज्यादा मोमेंटम से कम मोमेंटम होगा। और एक्सेलरेट कर रहे हैं बॉडी को, कम मोमेंटम से ज्यादा मोमेंटम होगा, फोर्स लगा रहे हैं कंटिन्यूअसली, ठीक है। तो सेकंड लॉ ऑफ मोशन समझ में आ गया। अब इसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा मैं बता रहा हूं, ठीक है। मैं मिटा दूं इसको, मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन। तो मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन इसका क्या है, सेकंड लॉ क्या बोलता है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। मान लो कोई बॉडी है वो ए से बी मूव की, यहां पे इसका वेलोसिटी था u, यहां पे इसका वेलोसिटी हो गया v, ठीक है। और बॉडी का जो बॉडी है इसके पास मास m है, ठीक है, मास m है, ठीक है। अब देखो ये सेकेंड लॉ क्या बोलता है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ठीक है, मींस यहाँ पे मास ये मोमेंटम एम भी था यहाँ पे, और ये क्या बोलते हैं मोमेंटम यहाँ पे एम यू था, ठीक है। और टाइम मान लो ए से बी तक टाइम लगा टी, ठीक है। तो टाइम टी लगा तो हम लोग क्या बोलेंगे कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम टाइम के रेस्पेक्ट में, रेट ऑफ चेंज ऑफ कहने का मतलब क्या, रेट ऑफ चेंज किसके रेस्पेक्ट में, टाइम के रेस्पेक्ट में। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम में ये जो चेंज हुआ टाइम के रेस्पेक्ट में, ये क्या होगा, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा फोर्स के, ठीक है। फोर्स वेक्टर साइन हम लोग देंगे फोर्स, क्योंकि फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। तो फोर्स अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो प्रोपोर्शनैलिटी हटाने के लिए हम लोग यहाँ पे एक कांस्टेंट जोड़ते हैं, ठीक है। तो प्रोपोर्शनैलिटी हटाने के लिए, इसको इक्वेट करने के लिए हम लोग एक कांस्टेंट k को जोड़ते हैं, ठीक है। के एम यहाँ पे v माइनस यू, ठीक है, v माइनस यू बाई टी, ठीक है। यहाँ पे वेयर k को हम लोग जनरली 1 लेके चलते हैं, k इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब तुमने क्या देखा कि अगर मास कांस्टेंट होगा, अगर मास यहाँ पे कांस्टेंट होगा, मास वेरिएबल कैसे हो सकता है कि मान लो कि मैंने यहाँ पे एक वाटर इसमें भर के रखा है और यहाँ पे एक कुंडी लगा दिया, ठीक है। और क्या किया कि कुंडी खोल के और इसको मूव करा रहा हूं, तो मास पहले कुछ m था और बाद में ये पानी कम होता रहेगा, कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, तो मास भी तो कम होता जाएगा ना, ठीक है। और मान लो कि यहाँ पाइप लगा के मैं भरता जा रहा हूं, तो पहले मास कम था बाद में मास बढ़ता जा रहा है, तो मास ऐसे चेंज हो सकता है, ठीक है। और भी तरीके से चेंज हो सकता है जो कि तुमको अभी नहीं पढ़ना है, हायर क्लासेस में पढ़ना है, ठीक है। तो ये k इज इक्वल टू 1 होगा, तो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर k हम लोग 1 लिखें तो 1 को क्या जरूरत है लिखने का, तो डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं कि m v माइनस यू बाई टी, ठीक है, डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। और मास अगर कांस्टेंट है, इफ मास कांस्टेंट, इफ मास कांस्टेंट, तो मैं ऊपर मिटा दे रहा हूं, ठीक है, ये नोट डाउन कर लो, करो नोट, ऊपर मिटा रहा हूं। अगर मास कांस्टेंट है तो फोर्स क्या हो जाएगा,
तो फोर्स होगा, फोर्स इज इक्वल टू, हमने देखा था कि V इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो V माइनस यू बाई टी किसके इक्वल था? एक्सेलरेशन के इक्वल था। तो इसको हमने उठा के यहाँ पे पुट कर दिया, बस इस मास को बाहर निकाला और इसके जगह पे पुट कर दिया। तो पुट किया तो क्या हो गया? मास, फिर से लिख रहा हूं, V माइनस यू बाई टी था, तो ये मास तो बाहर आ गया और ये इसके जगह पे हमने A लिख दिया। ठीक है, तो फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अब समझ में आया कि एक्सेलरेशन क्यों होगा? क्योंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर फोर्स लगेगा तो मोमेंटम में चेंज होगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर मोमेंटम में चेंज होगा, अगर मास कांस्टेंट होगा, तो वेलोसिटी में चेंज होगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो वेलोसिटी में चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम का मतलब क्या है कि उसमें एक्सेलरेशन होगा, मींस उस बॉडी में एक्सेलरेशन आ जाएगा अगर वो उस पर फोर्स लगेगा तो। ठीक है, तो F इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, ये काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ठीक है, कोई पूछे न्यूटन सेकेंड लॉ तो ये मत बोल देना कि फोर्स इज इक्वल टू, फोर्स क्या है तो ये मत बोल देना कि फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। ठीक है, फोर्स क्या है तो हमेशा ये बोलना कि फोर्स इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, उसको हम लोग फोर्स बोलते हैं, ना कि फोर्स हम लोग बोलते हैं मास इंटू एक्सेलरेशन को। ठीक है, गलती हो जाएगा मास इंटू एक्सेलरेशन बोलोगे तो। ठीक है, मास इंटू एक्सेलरेशन कब होगा? जब मास कांस्टेंट होगा। ठीक है, तो इसको नोट डाउन करो। ठीक है, हो गया होगा नोट डाउन, मैं मिटा रहा हूं इसको। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा न्यूटन का सेकेंड लॉ क्या बोलता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं न्यूटन के थर्ड लॉ को। ठीक है, इसमें बहुत सारे न्यूमेरिकल बन सकते हैं। ठीक है, जिसको हम लोग करेंगे लास्ट क्लासेस में, लास्ट 2 क्लासेस में इसके न्यूमेरिकल को हम लोग करेंगे। ठीक है, तो टेंशन नहीं लेना, लास्ट में 2 क्लासेस में हम लोग सारे न्यूमेरिकल को करेंगे, अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल को। ठीक है, तो थर्ड लॉ ऑफ मोशन देख लेते हैं, उसके बाद से नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम और थर्ड लॉ को और डिटेल में। ठीक है, तो बस थर्ड लॉ के डेफिनेशन को तुम देख लो। थर्ड लॉ क्या बोलता है? न्यूटन थर्ड लॉ, ठीक है, थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है कि एवरी एक्शन हैज अ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। काफी फेमस लॉ है अपोजिट रिएक्शन, कितने लोगों को याद भी होगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि अगर हम दीवार को कोई फोर्स लगाएं F, तो दीवार भी हमको फोर्स लगा रहा होगा, इक्वल फोर्स लगा रहा है। जितना हम लोग फोर्स लगाएंगे उतना दीवार भी हम लोग को फोर्स लगाएगा, लेकिन डायरेक्शन क्या होगा? हम लोग का डायरेक्शन अगर इस तरह होगा तो इसका डायरेक्शन होगा हम लोग के अपोजिट। ठीक है, तो वही थर्ड लॉ बोलता है कि एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ठीक है, और भी देखेंगे हम लोग एग्जांपल्स को। ठीक है, डेली लाइफ में अपने और भी एग्जांपल्स को देखेंगे न्यूटन थर्ड लॉ के। ठीक है, तो तुम लोग इसको नोट डाउन करो। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो वीडियो को और शेयर करो उन स्टूडेंट तक जिनको इनकी सख्त जरूरत है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे और आगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक रिवाइज करो और क्वेश्चन का प्रैक्टिस करो। ठीक है, थैंक यू। अगर अभी तक नहीं देखा होगा पिछले लेक्चर्स को तो चैनल को विजिट करो, प्लेलिस्ट बना होगा वहां पे जाके देख सकते हो। ठीक है, थैंक यू।